हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से आप लोगों की सामान्य विज्ञान की क्लास शुरू हो रही है। लेवल 1 में सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये विषय भी पढ़ना जरूरी है। और इसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है वह दिया गया है आम्ल क्षारक एवं लवण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाती हूँ कि कितना मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ये आप सिलेबस देख सकते हैं। लेवल 1 का ये सिलेबस है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक। इसमें आप जो ये पहला वाला पार्ट देख रहे हैं, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान राजस्थानी भाषा, ये 100 अंक का है और ये पूरा मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। ये पूरा पार्ट मैंने राजस्थान बोर्ड की किताबों से पढ़ाया है। ये जो आप यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवाह तंत्र, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, ये सभी कुछ राजस्थान बोर्ड की जो एसएसटी की किताबें हैं, उन किताबों में ये सभी टॉपिक आपको मिलेंगे और ये मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। इतिहास और संस्कृति ये पूरा एक ही पार्ट है, तो ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, प्रमुख राजवंश, स्थापत्य कला, किले, स्मारक, राजस्थान के मेले त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य। जिसने भी वीडियो देखी है उसे पता है कि ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आपका ये 100 अंक का कंप्लीट है। लेवल 2 में भी ये वाला पार्ट है, ये दोनों में कॉमन है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो ये वाला पार्ट है, यहाँ आप देखेंगे जो तीसरा पार्ट दिया गया है विद्यालय विषय, ये वाला। इसमें आप देखेंगे हिंदी 10 अंक, इंग्लिश 10 अंक, यानी कि हिंदी और इंग्लिश से 10-10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित से भी पूछे जाएंगे 10 अंक के। सामान्य विज्ञान, इससे भी आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपके ये टॉपिक दिए गए हैं आम्ल क्षारक और लवण, तत्व यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति, बल तथा गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना एवं प्रकार, जीवों में श्वसन एवं परिवहन, जंतुओं में जनन। तो ये सभी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी और यहाँ से 10 अंक का आपका फंसने वाला है। और यहाँ आप जो ये सामाजिक अध्ययन देख रहे हैं, ये तो आपका उन्हीं किताबों से तैयार हो गया है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट बनी हुई है। 45 वीडियो हैं, 45 से ज़्यादा वीडियो हैं, लेकिन जो नंबर मैंने डाले हैं उसमें 45 हैं, क्योंकि कई वीडियो पार्ट में मैंने बनाई है। तो आप लोग ये वीडियो एग्जाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। और ये किताबें जो हैं ये आपको पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ही, राजस्थान बोर्ड की जो एसएसटी की किताबें चलती हैं। अब आज से आपकी सामान्य विज्ञान की क्लास शुरू हो रही है। तो ये जो टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हैं, आम्ल क्षारक और लवण, तत्व यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति, बल तथा गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना एवं प्रकार, जीवों में श्वसन एवं परिवहन और जंतुओं में जनन। अब ये सभी टॉपिक मैं ढूंढ कर लाई हूँ एनसीईआरटी की विज्ञान की जो किताबें चलती हैं उनसे, और जो पुरानी किताबें हैं उनमें अच्छे से डिफाइन किया गया है। अभी तो आप देखेंगे एनसीईआरटी किताबें बदल चुकी हैं, अपडेट हो चुकी हैं, और जो पुरानी किताबें हैं उन पुरानी किताबों में आपको ये सभी टॉपिक मिलेंगे। तो उन्हीं पुरानी किताबों से मैं एक एक टॉपिक ढूंढ कर लाई हूँ और उन्हीं पुरानी किताबों से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाता है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बुक है ये एनसीईआरटी की ओल्ड वाली बुक है, क्लास 7th की, और ये पूरा टॉपिक इसमें दिया गया है आम्ल क्षारक और लवण। तो इसी से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं मैं इन्हीं किताबों में ढूंढ ढूंढ कर ले आऊंगी और आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगी।
और इसमें जितना अच्छा डिफाइन किया जाता है आप लोगों को पता ही है, बहुत ही अच्छी भाषा लिखी हुई है। ये पुरानी बुक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो क्लास 7th में पहले चलती थी, अब ये बुक बदल चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप लोगों को अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानना है। एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा इस टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। नींबू है, इमली है, नमक है, शक्कर है, सिरका है, ये दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीजें हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम सारणी में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा है तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी में लिखिए। तो आप सभी लोगों को इनके स्वाद के बारे में पता है। नींबू का जो रस होता है, इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। संतरे का भी खट्टा खट्टा होता है स्वाद। सिरके का स्वाद कैसा होता है? सिरके का जो स्वाद है ये खट्टा भी होता है, तीखा भी होता है। दही का खट्टा होता है, इमली खट्टी होती है, शक्कर मीठी होती है, नमक जो है खारा होता है, आंवला खट्टा होता है। और खाने का जो सोडा है, इसका स्वाद कैसा होता है? खाने का सोडा आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका जो स्वाद है, इसका स्वाद होता है थोड़ा सा नमकीन भी होता है, थोड़ा कड़वा कड़वा सा लगता है। अंगूर खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। ज्यादातर आप स्वाद देखेंगे तो अंगूर का स्वाद खट्टा खट्टा लगता है। कच्चा आम, इसका स्वाद कैसा होता है? तो कच्चे आम का स्वाद खट्टा होता है। और खीरे का स्वाद कैसा होता है? तो खीरा जो है, कुछ खीरे आप देखेंगे तो कड़वे निकल जाते हैं, जो खराब होते हैं। और खीरे का कोई विशेष स्वाद नहीं होता है, खाने में एकदम से ताजा और पानी से भरपूर होता है, तो इसका स्वाद भी उसी तरीके से लगता है। पानी की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। अब ये सब आपको यहाँ पर क्यों बताया गया है? इसलिए बताया गया है क्योंकि आप इससे जानेंगे कौन अम्ल है, कौन क्षार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चेतावनी दी गई है, ये बच्चों के लिए दी गई है कि बच्चे कोई ऐसी वस्तु को ना खा लें इस सारणी के चक्कर में जो उनके लिए नुकसानदेह हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें अपने काम की चीज पढ़नी है। यहाँ से लिखा है, आप देखेंगे इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के आधार पर अम्ल और क्षार के बारे में बताया जा रहा है। लिखा है, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। तो अम्ल के बारे में क्या याद रखना है? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। पहली बात तो आपको यही याद रखनी है। और खट्टा क्यों होता है? ये जो पदार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें अम्ल की मात्रा है, इसीलिए ये खट्टे हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं, इनमें जो अम्ल पाए जाते हैं, ये सभी कैसे अम्ल हैं? प्राकृतिक। तो पहली बात आपको यही याद रखनी है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, खाने का सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। यानी जिसमें खट्टापन पाया जाता है तो आप समझ जाइए कि इसमें कोई ना कोई अम्ल उपस्थित है। जैसे आंवला जो है खट्टा होता है, तो आप समझ जाइए कि इसमें कोई अम्ल है। किसमें कौन सा अम्ल होता है, इसके बारे में भी नीचे बताया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे नींबू खट्टा होता है, इसमें भी अम्ल है। संतरे में भी अम्ल है, कच्चे आम में भी अम्ल है, अंगूर में भी अम्ल है। इन सब में अम्ल पाए जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि जिसमें भी खट्टा स्वाद आपको लगे, आपको याद रखना है कि इसमें कोई अम्ल उपस्थित है।
लेकिन खाने के सोडा के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, तो ये फिर अम्ल नहीं है, यानी इसमें कोई भी अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है, बिल्कुल कड़वा नहीं होता है, हल्का हल्का सा लगता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकी कहलाती है। तो क्षारक के बारे में क्या याद रखना है, इनका स्वाद होता है कड़वा। यदि आप इन्हें स्पर्श करें तो ये साबुन जैसे प्रतीत होंगे, तो ये कहलाते हैं क्षारक और इनकी प्रकृति कहलाती है क्षारकी। दोनों की परिभाषाएं याद रखनी है, याद भी हो गई होंगी। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। मुख्य ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकी, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं, यानी जो पदार्थ चखने लायक होते हैं उन्हें तो हम चख के पता कर लेते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम चख नहीं सकते। तो इन्हें कैसे जानेंगे कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो इन्हें जानने के लिए जो विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है वे कहलाते हैं सूचक। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं, और इनके प्रयोग कैसे किए जाते हैं इसके बारे में भी नीचे डिटेल में बताया गया है। तो सूचक क्या होते हैं, कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है और ये पदार्थ कहलाते हैं सूचक। जो प्राकृतिक सूचक हैं वो कौन कौन से हैं, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां, ये सभी क्या है, ये प्राकृतिक सूचक हैं। अब यहाँ पर ये सारणी दी गई है और इस सारणी से आपको एक प्रश्न मिलने की संभावना है। यहाँ पर अम्ल का नाम दिया गया है और ये किस में पाया जाता है ये दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। लिखा है एस्टिक अम्ल, तो ये सिरके में पाया जाता है। पूछ लिया जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है एस्टिक अम्ल। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, चींटी के डंक में। इसके अलावा जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू कुल के फल। अब नींबू कुल के फल कौन कौन से हैं, जैसे कि संतरा है, मौसमी है, इनमें सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, पालक में। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनमें सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, आंवला और सिट्रस फल में। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम, इन सब में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, इससे संबंधित एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखिएगा टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल और मैलिक एसिड होता है। और इसके अलावा टमाटर में और भी अम्ल होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ही दो होते हैं, मुख्य रूप से आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्षारक का नाम और ये किस में पाए जाते हैं ये बताया गया है। क्षारकों के बारे में भी बताया गया है। तो कौन सा क्षारक किस में पाया जाता है ये लिखा हुआ है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने के पानी में पाया जाता है। चूना आप लोग जानते ही होंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये खिड़की की कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, यानी जो कांच होते हैं, खिड़कियों में कांच लगे रहते हैं,
तो इनको साफ करने के लिए एक मार्जक आता है, उसमें पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में पाया जाता है, वही साबुन जो आप लोग कपड़े धोने में प्रयोग करते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दूधिया मैग्नीशियम होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो जब कभी भी एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर एक सफेद कलर का गाढ़ा एक सिरप देते हैं, वही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। अभी आपको सूचक के बारे में बताया था, तो हमारे आसपास कुछ प्राकृतिक सूचक पाए जाते हैं, उनके बारे में लिखा है। सबसे पहले लिखा है लिटमस। लिटमस पेपर आप लोगों ने देखा होगा। ये जो लिटमस पेपर है, जो साइंस की लैब होती है उसमें ये पेपर दिखाया जाता है। तो आप लोगों ने अपने स्कूल में, कॉलेज में देखा होगा जरूर। नहीं देखा है तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो लिटमस पेपर होता है ये किससे निष्कर्षित किया जाता है? तो लाइकेनों से। आसुत जल में इसका रंग मौव यानी नील सोन होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध है, यानी ये विलयन के रूप में भी मिल जाता है और कागज की पट्टियों के रूप में भी। आप देखेंगे सामान्यतः ये कागज की पट्टियों के रूप में ज्यादा उपलब्ध होता है। यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, यानी जो कागज की पट्टियां होती हैं वह लाल और नीले रंग में पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो लाइकेन दिखाया गया है यहाँ पर, ये और ये लिटमस पेपर दिखाई गई है लाल और नीले। अब यहाँ पर ये प्रयोग दिए गए हैं, क्रियाकलाप दिए गए हैं, इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो लाल और नीले लिटमस पेपर आपको दिखाए हैं ये अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपना रंग परिवर्तित करते हैं। तो यदि कोई विलयन है और उसे नीले लिटमस पेपर पर डाला जाता है और नीला लिटमस पेपर यदि लाल हो जाए तो आप समझ जाइए कि जो विलयन है वह अम्ल है, और यदि लाल लिटमस पेपर नीला हो जाए तो आप समझ जाइए कि जो विलयन है, जो पदार्थ है वह क्षारीय है। इतना आपको याद रखना है। बस इससे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी यहाँ पर ये प्रयोग दिए गए हैं इनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ये बच्चों के लिए है, इसमें प्रयोग दिखाए गए हैं, करके दिखाना है बच्चों को और करके सिखाना है, इसीलिए ये प्रयोग दिए गए हैं। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं और क्षार होते हैं लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। इतना याद रखिए, कहीं पर लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपकी काम की चीज है सिर्फ वही आपको पढ़ना है। अब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं या कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ये पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना क्षारीय, तो ये उदासीन होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ये लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उदासीन कहलाते हैं। ना ये अम्लीय होते हैं ना ये क्षारीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, ये आपको याद रखना है। हल्दी जो है अम्लीय माध्यम में
अपना रंग परिवर्तित नहीं करती है, लेकिन क्षारीय माध्यम में यदि हल्दी को मिलाया जाए तो ये लाल रंग देती है। अब आप लोग याद कीजिए कि जब कभी भी आपके सफ़ेद कपड़े पर कोई सब्जी का दाग लग जाए या हल्दी का दाग लग जाए और आप उसके ऊपर साबुन लगा देते हैं, तो उतना जो दाग है, स्पॉट है, वो रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि हल्दी जो है क्षारीय माध्यम में लाल रंग देती है। तो ये इसी कारण होता है। तो हल्दी के बारे में इतना ही याद रखना है। गुड़हल के जो पुष्प होते हैं ये भी प्राकृतिक सूचक हैं। ये अम्लीय और क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देते हैं, आपको बस इतना याद रखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। इतना याद रखना है। जो काम की चीज है सिर्फ वही मैं आपको बता रही हूँ, जिससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ एक चेतावनी दी गई है। लिखा है प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उससे हानि पहुंचाते हैं। अब उदासीनीकरण प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको प्रयोग नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा सा जान लेना है, जानकारी जरूरी है। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये अभी आपको मैंने बताया था। आइए अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षार में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना क्षारीय। तो यही तो पूछा गया था कि यदि हम अम्ल और क्षार को मिला दें तो क्या होगा। तो ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, और जो विलयन होता है ना तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है और ना क्षारीय होती है। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारकीय। बस इतना ही याद रखना है। अब जब अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो क्या होता है, ये जो प्रक्रिया है ये उदासीनीकरण प्रक्रिया कहलाती है, क्योंकि दोनों मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को यदि आप छू कर देखते हैं तो क्या होगा कि आपको परख नली गर्म लगेगी, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। इतना और याद रखिएगा, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, इसीलिए यदि आप परख नली को स्पर्श करेंगे तो वो आपको गर्म लगेगी। आगे लिखा है उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। यानी कि जब अम्ल और क्षार मिलाए जाते हैं यह प्रक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एक नया पदार्थ बनता है जो लवण कहलाता है। लवण या अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है या उदासीन हो सकता है। तो ये आप याद रखिएगा। और उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ पर अलग से बता भी दी गई है ताकि आप लोगों को याद रखे कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अम्लीय वर्षा के बारे में बताया जा रहा है। आप सभी लोगों को अम्लीय वर्षा के बारे में पता होगा और सामान्य ज्ञान में इससे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जीके में। लिखा है अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। तो आप याद रखिएगा अम्ल वर्षा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ लिया जाता है प्रश्न कभी कभी, इसलिए यहाँ पर अलग से दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं, लिखा है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रश्न, तो पढ़ लीजिए। अपाचन क्या है? अभी आपको बताया था, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आ, यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। तो ये याद रखिएगा, हमारे आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और ये सहायता करता है हमारे भोजन के पाचन में। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। तभी तो कहा जाता है एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या है? अम्लता। हिंदी में क्या कहते हैं? अम्लता, यानी पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ गई है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। यानी जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर वही सफेद गाढ़ा एक सिरप देते हैं, जिसमें क्या होता है? क्षार होता है, और पेट में पहले से अम्ल उपस्थित है। अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाते हैं, तो हमें आराम मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चींटी का डंक, यानी चींटी काट लेती है तब क्या होता है? आप देखते हैं एक फफोला हो जाता है बड़ा सा, जिस स्थान पर चींटी काटती है। तो लिखा है जब चींटी काटती है तो यह हमारे त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। यदि आपको कोई चींटी काट ले या कोई मधुमक्खी काट ले तो आप क्या कीजिएगा? जो खाने वाला सोडा होता है उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसी स्थान पर लगा लीजिएगा जहां पर आपको चींटी ने या किसी मधुमक्खी ने काटा है। तो ये जो अम्ल शरीर में चला जाता है, जैसे चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है और वह शरीर में चला जाता है, हमारे उसी स्थान पर एक फफोला पड़ जाता है। और यदि आप उसके ऊपर खाने वाला सोडा लगा लेंगे तो अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा उपचार के बारे में बताया जा रहा है। लिखा है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना अथवा बुझा हुआ चूना जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यानी जब मृदा में अम्ल ज्यादा हो जाता है, यानी मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है, तो उसे बिना बुझा हुआ चूना अथवा बुझा हुआ चूना जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। और यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। तो ये उदासीनीकरण प्रक्रिया के कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण बताए गए हैं। कारखानों का अपशिष्ट एक उदाहरण और यहाँ पर लिखा हुआ है। अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों और नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, ताकि जो पानी में जीव जंतु रहते हैं उनको कोई हानि न हो। अब इस पूरे लेसन में आपने क्या सीखा इसके बारे में बताया गया है। आम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। ये मुख्य बात आपको याद रखनी है। आम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो ना अम्लीय होते हैं और ना क्षारकीय उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय और क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न रंग देते हैं सूचक कहलाते हैं। और अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो सामान्य विज्ञान का आपका जो पहला टॉपिक था अम्ल, क्षारक और लवण, ये आपका होता है कंप्लीट। अम्ल के बारे में बता दिया, क्षार के बारे में बता दिया और लवण के बारे में बता दिया। और तीनों के बारे में आपको याद भी रखना है। यहाँ पर शॉर्ट में फिर से बताया गया है, पाठ के अंत में बताया जाता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और ये स्पर्श करने पर साबुन जैसा अनुभव देते हैं। और अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। और लवण जो है अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। और उदासीनीकरण प्रक्रिया के कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण थे वो भी आपको बता दिए।
सूचक के बारे में भी बता दिया, जिन पदार्थों से हमें पता चलता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है, तो वे पदार्थ कहलाते हैं सूचक। और इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा, इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो पहला टॉपिक आपका तैयार होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँ बहुत खुशी के साथ लेकर आऊँ। इतना आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई भी समस्या हो सामान्य विज्ञान में, और जो एसएसटी की राजस्थान बोर्ड की मैं किताबें पढ़ा चुकी हूँ, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।